तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यानी कि इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख करके अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें कि हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के और 4 प्रैक्टिस सेट सामान्य प्रबंधन के अपलोड कर दिए हैं। ये सामान्य प्रबंधन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबा करके ऑल पर सेट कर लेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो सामान्य प्रबंधन है उसका सबसे मेन यही है कि अगर आप सामान्य प्रबंधन की भाषा को समझ गए तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप उसकी भाषा में फंस करके रह गए तो एक भी प्रश्न सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सामान्य प्रबंधन की उस कठिन भाषा को सिंपल वे में आपको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने देसी लैंग्वेज में आपको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहक को जाने यानी कि केवाईसी के कड़े मानक लागू किए हैं। यानी कि केवाईसी के कड़े नियम कौन से बैंक के द्वारा लागू किए गए हैं। एक्सिस बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एचडीएफसी के द्वारा या फिर एसबीआई के द्वारा। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर बी यानी कि आरबीआई के द्वारा नो योर कस्टमर, जिसे केवाईसी भी कहते हैं, कि कड़े मानक लागू किए गए हैं। देखिए, तो बैंकिंग के लिए जो सारी गाइडलाइन होती हैं वो आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और आरबीआई को ही सरकार का बैंक भी कहा जाता है। यानी कि सरकार को भी अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो सीधे आरबीआई के पास ही जाती है। तो आरबीआई को बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न एनटीपीसी मेंस में पूछे गए हैं, कंप्यूटर वाले प्रश्न में। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आरबीआई की बात करें। 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, तो टी क्यू एम का क्या अर्थ होता है। देखिए, फुल फॉर्म के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे फुल फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी फुल फॉर्म को हम अपने प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, उससे बाहर एक भी फुल फॉर्म नहीं आएगा। तो टी क्यू एम का क्या अर्थ होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टोटल कोसेंट मैनेजमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखिए। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये टी क्यू एम का फुल फॉर्म होता है। फैक्ट वाला प्रश्न था। सीधे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं से स्थायी संबंध बनाने का आधार है। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर से अच्छे संबंध बनाने चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आधार बनेगा जिससे कि आपके अपने कस्टमर से अच्छा संबंध बनेगा। उत्पादन की कीमत, आवश्यकता की पहचान, उत्पाद की गुणवत्ता या फिर ग्राहक संतुष्टि। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि ग्राहक संतुष्टि। देखिए, अगर आप कोई भी, चाहे आप कस्टमर हैं या आप खुद भी कस्टमर हैं या फिर आप दुकानदार हैं, तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि आपके सामने जो ग्राहक आ रहा है वो आपसे संतुष्ट होकर के जाए। अगर ग्राहक आपका असंतुष्ट होकर के जाएगा तो अगली बार वो आपसे सामान लेने नहीं आएगा, तो आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। तो अगर उपभोक्ता से स्थायी संबंध बनाने चाहते हैं, यानी कि अगर आप उपभोक्ता से लंबे समय तक स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं, तो ग्राहक संतुष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि ग्राहक हमेशा आपके पास से खुश होकर के जाना चाहिए, ऐसा कुछ फेस उसका होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगली बार भी आएगा और आपके एक स्थायी संबंध ग्राहक के साथ में बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ग्राहक संतुष्टि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी नए चीज़ को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई आप नई चीज़ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में। बिजनेस मॉडल कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं, क्रिएटिव या फिर लचीलापन कहते हैं या फिर नवाचार कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि किसी भी नए चीज़ को बनाने की प्रक्रिया को नवाचार या फिर इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, इनोवेशन तो आपने कई बार सुना होगा ना, तो नवाचार को ही इनोवेशन कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी नई चीज़ को बनाने की प्रक्रिया नवाचार या फिर इनोवेशन कहलाती है। ये आपसे सीधे परिभाषा पूछी गई है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टफ प्रश्न कह सकते हैं, कठिन प्रश्न कह सकते हैं। अगर आप प्रश्न की भाषा समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। उत्पादन में रचनात्मक कारक कौन बनता है, यानी कि कोई भी नई चीज़ बनाना है, कोई नए नियम बनाने हैं, तो वो रचनात्मक कारक इनमें से कौन बनेगा। मानव संसाधन, भूमि, मशीन या फिर पूंजी। चलिए आंसर देखें, फिर सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि जो मानव संसाधन है वो कोई भी रचनात्मक, मतलब कोई चीज़ बन रही है तो उसमें रचनात्मक जो काम करेगा वो कौन करेगा, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
तो रचनात्मक कार्य हमेशा ह्यूमन रिसोर्स विभाग के द्वारा किया जाता है। नई चीज़ें बनाना, नए बदलाव करना ये एचआर का काम होता है। क्या भूमि कभी कोई नए काम करेगी? नहीं करेगी सर, भूमि का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मशीन कोई नए काम करेगी? नहीं, मशीन को जो ऑर्डर देंगे मशीन वही काम करेगी। क्या पूंजी कोई नया काम करेगी? नहीं, पूंजी तो सर पेमेंट करने का एक जरिया है, तो पूंजी कोई नया काम नहीं करेगी। तो नया काम कौन करेगा? तो मानव संसाधन विभाग जो होता है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स विभाग कहते हैं, वो यहाँ पर नए काम या फिर नई जो नीतियाँ हैं वो बनाएगा। कौन? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि वीडियो पर अगर लाइक कम आते हैं, वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं, तो हम खुद में डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपने 2 से 3 घंटे अगर हम आपके लिए बर्बाद कर रहे हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप अपने एक ना एक दोस्त को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग और आपूर्ति हेतु पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, थोड़ी सी कठिन है प्रश्न की लैंग्वेज। अगर आपके सामने यह प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा तो आप इसको छोड़ करके आ जाएंगे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम आपको इस प्रश्न के बारे में समझाते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखें। मानव संसाधन नियोजन कहलाता है, मानव संसाधन विश्लेषण कहलाता है, ब्रांड मैनेजमेंट कहलाता है, या फिर सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए नियोजन का अर्थ क्या होता है। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो नियोजन का अर्थ है प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए, सही संख्या में सही प्रकार के लोगों की भावी मांग आपूर्ति हेतु पूर्वानुमान की प्रक्रिया मानव संसाधन नियोजन अर्थात ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। अब देखिए, मान लीजिए आपको 100 लोगों की आवश्यकता है, आपने कंपनी खोली है और आपको 100 मजदूरों की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन 100 मजदूरों को कैसे भर्ती करना है, कहाँ से उसको लेकर के आना है, इसका पूर्वानुमान कौन लगाएगा? तो मानव संसाधन विभाग जो होगा वो इसका पूर्वानुमान लगाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी पूर्वानुमान की प्रक्रिया को मानव संसाधन नियोजन कहते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि मानव संसाधन नियोजन। इसका काम क्या होता है? तो नई नीतियां बनाना, नई भर्तियां करना और इसके बारे में पूर्वानुमान लगाना। यानी कि अगर आप कोई मान लीजिए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो पहले से आप सोचेंगे ना कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो इसी को कहते हैं पूर्वानुमान कहते हैं। और इसके लिए आप कोई प्लानिंग कहेंगे तो प्लानिंग करेंगे, तो इस प्लानिंग को क्या कहते हैं? मानव संसाधन नियोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये चीज़ें समझ में आपकी आ रही हैं, क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है, यानी कि अगर आप पैसे देकर के किसी का उत्साहवर्धन करते हैं तो इनमें से कौन सा उसमें शामिल होगा? लाभ में हिस्सेदारी, बीमा, अतिरिक्त बोनस, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए, तो वित्तीय प्रोत्साहन से आशय है कि कार्य की क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फायदा पहुंचाना। मान लीजिए आपका कोई मतलब कि जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन देखिए, मान लीजिए आपकी कंपनी का कोई सेल्समैन है। ठीक है, अब वो रोज़ जो है 50 रुपए की बिक्री करता है, हालांकि बिक्री तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम 50 मान के चलते हैं, 50 रुपए की बिक्री करता है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि ये 50 नहीं, कम से कम 100 रुपए की बिक्री तो करे। तो आप क्या करेंगे? उसको लालच देंगे, उसको कहेंगे देख भाई, अगर तू 100 रुपए की बिक्री करता है ना, तो अभी तक हम तुझको महीने में 500 रुपए जो मतलब कि आपकी पेमेंट देते थे, इस बार अगर तुम 100 रुपए करोगे तो हम आपकी 50 रुपए पेमेंट बढ़ा देंगे, 550 रुपए देंगे। यानी कि जो आपको लाभ होगा उसमें से ही तो पैसा निकाल करके इसको देंगे। तो लाभ में उसको क्या दे रहे हैं? आप हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है, उससे कहेंगे भाई हम तुम्हारा बीमा कर देंगे, मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम तुम्हारा बीमा कर देंगे, बीमा के रूप में तुम्हारा पैसा दे देंगे। तो फिर से आपने लालच दिया। उसको अतिरिक्त बोनस का लालच देते हैं कि अभी तक हम आप 50 रुपए की बिक्री करते थे, अगर आप 100 रुपए की बिक्री करेंगे तो आप अगली बार आपको बोनस के रूप में हम 10 रुपए और देंगे। तो क्या किया आपने? अतिरिक्त बोनस दे करके उसका लालच बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है? ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? तो वित्तीय प्रोत्साहन कहलाती हैं, यानी कि पैसे देकर के उस कार्य की क्षमता को बढ़ाना कहलाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो ये रेटिंग क्या कहलाती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, फिर सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। 320 डिग्री फीडबैक, 350 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक, या फिर 180 डिग्री फीडबैक। क्या कहलाता है? जब रेटिंग सुपरवाइजर यानी कि आपसे ऊपर के जो मतलब कि ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा रेटिंग आपको दी जाए, ग्राहक यहाँ यानी कि जहाँ पर आप सामान बेचने गए हैं उसके द्वारा आपको रेटिंग दी जाए, और समकक्ष यानी कि जो आपके साथ में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा रेटिंग दी जाए, तो इस रेटिंग को क्या कहते हैं? आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। ठीक है, देखिए
तो जब रेटिंग सुपरवाइजर ग्राहक और संकटों नहीं, यहाँ पर होगा समकक्ष होगा, ठीक है, समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो ऐसी रेटिंग को 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है, यानी कि चारों तरफ से आपको रेटिंग दी जाती है। 360 का मतलब क्या है, चारों तरफ से, है ना। 180 सीधी सीधी लाइन होती है और 360 क्या होता है, पूरी लाइन होती है। तो 360 मतलब चारों तरफ से आपको रेटिंग दी जा रही है, फिर फीडबैक दिया जा रहा है, तो ऐसी रेटिंग को क्या कहते हैं, 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग क्या कहलाती है। चलिए प्रश्न को समझाएंगे, प्रश्न की भाषा भी समझाएंगे। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। मिक्स मार्केटिंग कहलाती है, सेवाओं की मार्केटिंग कहलाती है, सही समय पर मार्केटिंग कहलाती है, या फिर विज्ञापन कहलाती है। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि सेवाओं की मार्केटिंग कहलाती है। अब देखिए समझिए इस प्रश्न को क्या कहना चाह रहा है। तो फिजिकल प्रोडक्ट अर्थात भौतिक उत्पादों के विपरीत की गई मार्केटिंग को सर्विस मार्केटिंग कहा जाता है। ऐसी मार्केटिंग में कंपनी की सेवाओं और नीतियों के बारे में बताया जाता है। चलिए अब समझिए भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम छू सकें, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक चेयर रखी है तो इसे हम छू सकते हैं, यहाँ पर कोई हथौड़ा रखा है इसे हम छू सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है आप उसे छू सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का क्या कहते हैं, भौतिक चीज़ें कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के अलावा अगर किसी चीज़ों की हम अगर मार्केटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेवाओं की मार्केटिंग। अब सेवाओं की मार्केटिंग से तात्पर्य है कि भौतिक चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं और ऐसी चीज़ें जिन्हें छू नहीं सकते हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब कि अभौतिक चीज़ें कहते हैं। जैसे कि कोई नीति आप बना रहे हैं, ठीक है ना, उस नीति के बारे में लोगों को बताएंगे तो क्या उस नीति को लोग छू लेंगे, नहीं, उस नीति को छू नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या अगर आपको कोई बता रहा है, आप अपनी समस्या किसी को बता रहे हैं कि आपकी समस्या कोई छू सकता है, नहीं, कोई नहीं छू सकता है। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, ऐसी मार्केटिंग को सेवाओं की मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि फिजिकल चीज़ों को छोड़ करके अन्य की गई मार्केटिंग को सेवाओं की मार्केटिंग कहते हैं या फिर सर्विस मार्केटिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाना, उत्पाद की बिक्री करना और ब्रांड विश्वसनीयता बनाना क्या कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर प्रश्न समझाएंगे आपको। निर्णय कहलाता है, लोकेशन कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, फिर प्रचार प्रसार कहलाता है। चलिए आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि प्रचार प्रसार या फिर एडवर्टीजमेंट कहलाता है। देखिए तो किसी कंपनी के द्वारा जब अपनी बात ग्राहक तक पहुंचाई जाती है या फिर अपने सामान के बारे में ग्राहकों को बताया जाता है तथा उनका विश्वास प्राप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रचार प्रसार या फिर प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन लोग पैसे देकर भी अपनी चीज़ों का प्रमोशन करवाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई, कोई आपने मोबाइल बनाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आपके मोबाइल के बारे में इसको किसने बनाया, क्या बनाया, कैसा बनाया, तो वो क्या होगा, उस बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए अगर आप जागरूक करना चाहते हैं, उपभोक्ताओं तक अपनी चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो विश्वास है अपने ब्रांड के बारे में उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी चीज़ का प्रमोशन कराएंगे, यानी कि प्रचार प्रसार कराएंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रमोशन करना या फिर प्रचार प्रसार या फिर एडवर्टीजमेंट कहते हैं। आपने देखा भी होगा कई सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट, मतलब कि टीवी पर अगर आप देखेंगे तो अक्षय कुमार जो है किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान मिलकर के किसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो चीज़ों तक आप मतलब ग्राहकों तक अपनी चीज़ों को कैसे पहुंचाएंगे, आप प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिसको हमने डिटेल में आपको जानकारी दी है जिसके बारे में। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर लेना है जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 2 दिन बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगी। प्रीवियस सारी PDF आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सक्सेस जंक्शन नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि कम से कम 5 दोस्तों के पास व्हाट्सएप में सेंड करना है और एक ग्रुप में व्हाट्सएप में और अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में इसको जरूर शेयर करना ही आपका कर्तव्य है, जिससे कि थोड़ा अच्छा इस पर मतलब कि अच्छे व्यूज़ आएँ, लोग अच्छा कमेंट करें, अच्छा लाइक करें, तो फिर हमें भी लगेगा हाँ हमारी चीज़ें दूसरों तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।